स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज अपन क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 उप सह संयोजक यौगिक के अंदर संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में वीडियो लेके आए हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ये बताता किस चीज को है उसका डिस्कशन अपन पहले कर लेते हैं। देखो समझना स्टार्ट करते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत जो होता है वो किस चीज को बताता है, ये इस हेडिंग में ही लिखा हुआ है। समझो, बंध की प्रकृति किसको बताता है, बोलो। बंध की प्रकृति को बताता है। समझ में आ रहा है? बंध की प्रकृति को ये बताता है। कैसी होती है बंध की प्रकृति? तो बंध जो होता है वो होता है उपसह संयोजक प्रकृति का। कैसा होता है बोलो? उपसह संयोजक प्रकृति का। उपसह संयोजक प्रकृति का बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगैंड के बीच में कौन सा बंध बनता है? उपसह संयोजक बंध बनता है। उपसह संयोजक बंध को बनाने के लिए लिगैंड के भरे हुए कक्षक जो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए रहते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के खाली कक्षक के साथ क्या करते हैं बच्चों? अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है? मिलना, मिलन करते हैं। लिगैंड के जो भरे कक्षक हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिसकी वजह से उपसह संयोजक बंध बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास ये क्या है हमारे पास? केंद्रीय धातु परमाणु। उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु, नहीं तो अपन धनावेशी तत्व बोलेंगे आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त जो कक्षक होते हैं, ध्यान से सुनना, रिक्त जो कक्षक होते हैं वो संकृत कक्षक होने चाहिए। संकृत कक्षक होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो। तो संयोजकता बंध सिद्धांत बंध की प्रकृति को बताता है। बंध उपसह संयोजक प्रकृति का होता है। धातु और लिगैंड के बीच में जो बंध बनता है वो उपसह संयोजक प्रकृति का बंध होता है। इस बंध को बनाने के लिए लिगैंड के भरे हुए कक्षक, इलेक्ट्रॉन से भरे हुए कक्षक और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक अतिव्यापन करके इस उपसह संयोजक बंध को बनाने का कार्य करते हैं। एवं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, इसके रिक्त कक्षक होते हैं, ये संकृत कक्षक कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यहाँ पर वो हम कुछ पॉइंट्स या कुछ अजम्पशंस लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ अभिधारणाएं लिख लेते हैं। इसको अपन शॉर्ट में VBTB कहते हैं। इंग्लिश में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हिंदी में संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, तो VBT के महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहले ऐसे लगा लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो VBT के हमको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु बताओ क्या है? यह सिद्धांत M व L, समझिए, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगैंड के मध्य बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति उपसह संयोजक बताता है। मतलब जो बंध होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? उपसह संयोजक। अब तुम सोच रहे हो सर ये तो हमें पहले से ही पता है, पूरे चैप्टर नहीं पढ़ते आ रहे, लेकिन एक सिद्धांत और है CFT जो हमें ये बात बताता है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगैंड के मध्य बंध की प्रकृति उपसह संयोजक नहीं जबकि आयनिक होती है। कैसी होती है? आयनिक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आयनिक कैसे हो सकती है वो हमें पता रहेगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है संचरण के बारे में। ठीक है, मेटल और लिगैंड यानी केंद्रीय धातु परमाणु और आयन तथा लिगैंड के मध्य जो उपसह संयोजक बंध बनता है, इसमें मेटल के रिक्त कक्षक और लिगैंड के भरे कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, बंध बनाने के लिए, बंध कौन सा? उपसह संयोजक। ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आ रहा है सभी को? बंध बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ठीक है, क्या? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उचित संख्या में रिक्त कक्षक, उचित संख्या में रिक्त कक्षक लिगैंड के भरे कक्षक, लिगैंड के भरे कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते, के साथ अतिव्यापन करते, के साथ अतिव्यापन
करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को पता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के उचित संख्या में रिक्त कक्षक जो होते हैं वो लिगैंड के भरी कक्षकों के साथ प्रतिस्थापन करते हैं, तभी ये बंध बनता है। थर्ड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो M होता है या M+N होता है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक उप सह संयोजन संख्या, ध्यान देना, उप सह संयोजन संख्या क्या होती है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगैंड के मध्य बनने वाले बंधों की संख्या उप सह संयोजन संख्या के अनुसार संकृत करते हैं, संकरण में भाग लेते हैं, संकरण में भाग लेकर रिक्त कक्षक लेकर लिगैंड के लिए उपलब्ध कराते हैं, समझ आ रहा? उपलब्ध कराते हैं। कोई बंध तभी तो बनेगा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के जो रिक्त कक्षक होते हैं बच्चों, वो उप सहसंयोजन संख्या के अनुसार संकरण में भाग लेकर लिगैंड के लिए उपलब्ध करा देते हैं। सपोज करो, अगर मान लो हमें चार लिगैंड एक दंतु आ रहे हैं बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के, तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के 4 रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेकर और 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध करा देंगे लिगैंड को बंध बनाने के। समझ में आ रहा है? 6 अगर लिगैंड आ रहे हैं दंतु के लिगैंड तो 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध हो जाएंगे, तो संकरण उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो वो वाली का और संकरण हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में ही देखा जाता है, चाहे वो कोई नॉर्मल अणु हो, चाहे वो कोई उपसहसंयोजक यौगिक हो। क्लियर होगी बात यहाँ पर? चलो, अब चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट हमें किस चीज के बारे में आपको बताता है, उसको ध्यान देने वाली बात देखो। चौथा पॉइंट हमें बताता है संकरण के अनुसार, संकरण किसमें हो रहा है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। संकरण के अनुसार उप सह संयोजक यौगिक, ध्यान देना, उप सह संयोजक यौगिक की ज्यामिति, संकरण के अनुसार उप सह संयोजक यौगिक की ज्यामिति निर्धारित होती है। संकरण के अनुसार उप सह संयोजक यौगिक की ज्यामिति निर्धारित होती है। क्लियर? इसका क्या मतलब है? देखो, इसको अपन एक टेबल बना के यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? इतना एक बार आप नोट करो। चलो, बहुत अच्छी। अब देखो एक टेबल है बहुत ही सिंपल, उस टेबल को बना के अपन नोट करते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट को अपन आगे बढ़ा रहे हैं टेबल की मदद से, ठीक है? पहला पॉइंट बताओ क्या? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इनके मध्य बंध की प्रकृति कैसी होती है? उपसहसंयोजक, उस चीज को ये सिद्धांत बताता है। दूसरा पॉइंट क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक लिगैंड के भरे हुए कक्षक के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, अतिव्यापन करते हैं। कितने उपसहसंयोजक बंध बन रहे हैं, इस हिसाब से केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेकर लिगैंडों के लिए उपलब्ध करा देते हैं। और चौथी चीज क्या है? जो ज्यामिति होती है उपसहसंयोजक यौगिक की, ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के संकरण पर डिपेंड करती है। तो उस चौथे पॉइंट को एलाबोरेट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बढ़ा रहा हूं आगे, ठीक है? देखो किस तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संकरण, किसमें? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में संकरण। यहाँ मैं लिख देता हूँ संकुल, ठीक है? संकुल या उपसहसंयोजक यौगिक, और यहाँ मैं बना देता हूँ उसकी ज्यामिति। चलो, बहुत अच्छे है ना? संकरण सबसे पहले केस, अच्छा संकलन हो गया, ठीक है? संकुल, एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं संकलन, ठीक है? उसके बाद एक कॉलम और बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या, इससे ज्यादा पैटर्न है। फिर यहाँ संकुल और लास्ट में ज्यामिति। चलो देखते हैं।
सबसे पहले आ रहा है sp3 संकरण का उदाहरण। अगर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का sp3 संकरण होता है, कैसे होता है ये सिद्धांत में आगे पता चल जाएगा, नो टेंशन। पहले ये देखो कि अगर संकरण sp3 होता है तो उपसहसंयोजक संख्या 4 होगी। भाई 4 एक तंतु लिगेंड है, वो आना चाह रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त कक्षकों के साथ बंध बनाने के लिए, तो उन रिक्त कक्षकों ने एक विशेष व्यवस्था के द्वारा sp3 संकरण कर दिया और 4 उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए तैयार हो गए। तो उपसहसंयोजक संख्या 4 है। संकुल है Ml4 प्रकार का। किस प्रकार का है? Ml4 प्रकार का। और जो ज्यामिति बनेगी ना यहाँ पर, वो कौन सी होगी बच्चों? वो होगी हमारी चतुष्फल की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी होगी? चतुष्फल की। और बनाना कैसे होगा? तो M मैंने आपको संकुल बहुफलक में भी बताया था इसको, ठीक है? इस तरह से बनानी। M एक तंतु लिगेंड है यहाँ पर, L ध्यान रखना, द्वितंतु लिगेंड की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है? तो इस तरह से अपन के लिए ज्यामिति बनाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट संकरण की। नेक्स्ट संकरण हो सकता है DsP2। ये संकरण किसमें हो रहा है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, मतलब इस M में हो रहा है ये संकरण, ठीक है? ये संकरण किसमें हो रहा है बच्चों? इस M में। इस M में sp3 संकरण हुआ है, यानी इसने अपने 4 sp3 संकरित कक्षक इस तरह से खाली उपलब्ध करा दिए 4 लिगेंडों के साथ बंध बनाने के लिए। क्लियर है? चलो DsP2 में क्या होगा? इसमें भी उपसहसंयोजक संख्या 4 कक्षक है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 ही 3 8 4, ठीक है? Ml4 प्रकार का ही संकुल है, लेकिन जो ज्यामिति होगी ना वो अब अलग आएगी। DsP2 संकलन के अनुसार जो ज्यामिति आती है, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत बताता है, वो ज्यामिति होती है वर्गाकार समतली। बोलो क्या होती है? वर्गाकार समतल। अभी कैसे बनाना? देखो सिंपल, आपको एक वर्ग बनाना है। वर्ग बन गया, बीच में m रख दो, 1 2 3 4, ये हो गया आपका कंप्लीट। चलो लास्ट जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा संकरण sp3d2 और या d2sp3। मतलब या तो अपन d को बाहर की तरफ लिखें या अपन डी को अंदर की तरफ। इसका लॉजिक भी मैं आपको 5 पॉइंट में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? sp3d2 या d2sp3 संकलन अगर हो तो इस केस में कक्षक गिनो कितने हैं? एक ऐसा 3 पी के 4 और 2 डी के 6 हो गए, मतलब 6 रिक्त कक्षक लिगेंड के लिए उपलब्ध है, तो मतलब लिगेंड 6 बंध बनाने के लिए तैयार हो रहा है, तो उपसहसंयोजक संख्या 6 होगी। भाई उपसहसंयोजक संख्या क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंडों के बीच बनने वाले बंधों की संख्या है, तो वो बंध 6 है। ये भी पता चला संकरण की प्रकृति देख के। उसमें कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? अगर 4 कक्षक हैं तो 2 केस बनेंगे, sp3 और dsp2, और 6 है तो ये वाला केस बनेगा। संकुल होगा भैया Ml6 प्रोजेक्ट। कैसा होगा? Ml6 प्रोजेक्ट। तो ज्यामिति होगी, उसका नाम भी सब जानते हैं, वो है अष्टफल की। कौन सी होगी? अष्टफल की। और बनाते कैसे हैं? देखो सबसे पहले तो बना लो आप एक वर्ग, 1 2 3 4, उसके बाद वर्ग बना लो, 4 लिगेंड तो यहाँ रख दें, ये तो वर्गाकार समतली है। ऊपर एक फलक और नीचे एक फलक, इस तरह से बना, ठीक है? ऊपर एक और नीचे, तो ये बन गया अष्टफल की। चलो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। क्लियर हो गया? अब अपन बात करते हैं 5वें और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5वें पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 5वां पॉइंट बताता है हमें कि संकुल की प्रकृति जो होती है ना, वो बाह्य कक्षक संकुल होता है या आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है? संकुल लिगेंड की प्रकृति के अनुसार, ध्यान देना, संकुल लिगेंड की प्रकृति के अनुसार 2 प्रकार का, लिगेंड की प्रकृति के अनुसार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होता है बच्चों? 2 प्रकार का होता है लिगेंड की प्रकृति के अनुसार। पहले प्रकार का संकुल होता है जिसे अपन बोलते हैं निम्न चक्र। एक मिनट, निम्न चक्रण बाद में लेते। पहले वाले को अपन बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। आंतरिक कक्षक संकुल क्या बोलते हैं बच्चों? आंतरिक कक्षक संकुल। इसका एक नाम और होता है, इसका एक और नाम होता है निम्न चक्रण संकुल। क्या बोलते हैं इसको? निम्न चक्रण संकुल। इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता, क्या है वो बात, जरा सुनो।
आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है? यह संकुल केवल तब ही बनता है, तब ही बन सकता है, ज्यादा अच्छा होगा, तब ही बन सकता है जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड उपस्थित हो, जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड उपस्थित हो। अब ये क्या चीज है? लिगैंड तो सुनते ही, प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या है? कि प्रबल क्षेत्र लिगैंड उपस्थित हो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, लिगैंड जो होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु आयन के साथ बंध बनाता है। जब भी बंध बनाने के लिए आता है तो लिगैंड दो प्रकार की प्रकृति रखता है, एक तो उच्च ऊर्जा वाला लिगैंड होता है, एक निम्न ऊर्जा वाला। उच्च ऊर्जा वाला लिगैंड जो होता है वो ज्यादा अच्छा बंध बना सकता है, ठीक है, इसीलिए उसको प्रबल क्षेत्र लिगैंड बोलते हैं। और जो निम्न ऊर्जा वाला लिगैंड होता है वो दुर्बल बंध बनाता है, उसे निम्न या फिर दुर्बल क्षेत्र लिगैंड बोलते हैं। आपको सीधा याद रखना है प्रबल क्षेत्र लिगैंड। प्रबल क्षेत्र लिगैंड के उदाहरण में आपको सीधे बता देता हूँ, EN द्विदंतिक सममित लिगैंड, एथिलीन डाइमीन, ऑक्जेलेटो, अम्मीन, CO और C। मात्र ये 5 लिगैंड याद रखें। कौन कौन से? EN, OX-, देखो एथिलीन डाइमीन और अमीन, ये दोनों तो ऐसे याद रखेंगे। ऑक्जेलेटो, CO और CN, ये लिगैंड होते हैं प्रबल क्षेत्र। अगर ये लिगैंड आ रहे हैं तो संकुल बनता है आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल। और यह संकुल केवल तभी बन सकता है जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड उपस्थित हो, मतलब ये वाले लिगैंड उपस्थित हो। अच्छा, इस संकुल को आंतरिक कक्षक क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें आंतरिक डी कक्षक संचरण में भाग लेते हैं। आंतरिक डी कक्षक रिक्त होकर, आंतरिक डी कक्षक रिक्त होकर संचरण में भाग लेते हैं, संचरण में भाग लेते हैं। रिक्त होकर मतलब जैसे ही लिगैंड आता है तो जो डी कक्षक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3D है और एक 4D है, दो प्रकार के डी है, तो आंतरिक डी कौन सा होगा? 3D। ये तो बाह्य डी है ना, तो आंतरिक डी 3D है, तो इसके रिक्त कक्षक संचरण में भाग ले रहे हैं तो आंतरिक कक्षक संचरण बनेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड आएगा। कौन सा लिगैंड आएगा? प्रबल क्षेत्र। क्यों? देखो, क्योंकि प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या करता है? उच्च ऊर्जा वाला होता है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा देकर के उनको युग्मित करा देता है। क्या करा देता है? युग्मन ऊर्जा देता है। क्या देता है? युग्मन। प्रबल लिगैंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर युग्मित करा देता है, युग्मित करा देता है, जिससे प्रबल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रबल लिगैंड, मैं लिखना भूल गया, प्रबल लिगैंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दो। ऊर्जा क्या? तो ऊर्जा देगा, और ऊर्जा कौन सी देता है? युग्मन ऊर्जा। कौन सी देता है? बोलो, युग्मन ऊर्जा देकर युग्मित करा देता है, जिससे अंदर वाले डी कक्षक खाली हो जाते हैं, जिससे आंतरिक डी कक्षक खाली हो जाते, तथा तंत्र का चक्रण भी घट जाता है। मैं समझाऊं कैसे? और चक्रण अगर घट जाता है तो निम्न चक्रण, निम्न का मतलब कम हो गया चक्रण, निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। आंतरिक कक्षक भाग ले रहे हैं, ठीक है, तो आंतरिक कक्षक संकुल हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन देख लेते हैं सेकंड, फिर एग्जांपल एक साथ समझ लेंगे दोनों। सेकंड क्या है? बाह्य कक्षक संकुल। सेकंड क्या है बच्चों? बाह्य कक्षक संकुल। बाह्य कक्षक संकुल का एक और नाम है उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल, ठीक है। इसमें जो पॉइंट याद रखने वो तो यह संकुल केवल तभी बन सकता है जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड उपस्थित हो। इसमें उल्टा लिखना है, यह संकुल दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में बनता है, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड में बन सकता है। उदाहरण देखो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड के, बहुत ही सरल, जल और हैलाइड आयन। हैलाइड आयन में कौन कौन से? फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अगर ये आयन है, ये लिगैंड है, यानी हैलोजन है, हैलाइड है और जल है, तो ये दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है।
एस अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल बनेगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, आंतरिक द्विकक्षक रिक्त होकर संचरण में भाग लेते। आंतरिक द्विकक्षक भरे रहते तो संचरण में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि संचरण में तो रिक्त कक्षक भाग लेते हैं। आंतरिक द्विकक्षक, आंतरिक द्विकक्षक मतलब जैसे 3D, आंतरिक द्विकक्षक भरे रहते हैं, हिलते भी नहीं अपनी जगह, वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि लिगेंड दुर्बल है तो युग्मन तो करा नहीं पाएंगे। आंतरिक द्विकक्षक इन 3D भरे रहते हैं, अतः संचरण में बाह्य द्विकक्षक, कौन से बाह्य द्विकक्षक कौन से होते हैं, 4D भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर है ये वाली बात, इसलिए बाह्य कक्षक संकुल बोलते हैं। दुर्बल लिगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देकर युग्मित नहीं कर पाते, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं, चक्रण बढ़ा रहता है। ठीक है। दुर्बल लिगेंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मन ऊर्जा नहीं दे पाते, को युग्मन ऊर्जा नहीं दे पाते। खुद ही दुर्बल है तो युग्मन ऊर्जा कहां से देंगे, युग्मन ऊर्जा नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे, अयुग्मित रहेंगे, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण उच्च रहता है। ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मन ऊर्जा नहीं दे पाते, अतः चक्रण उच्च रहता है, और जब चक्रण उच्च रहता है तो संकुल का नाम होगा उच्च चक्रण संकुल। चलो, और बाहर वाले द्विकक्षक भाग ले रहे तो बाह्य द्विकक्षक संकुल नोट कर लीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है। छठा जो हमारा पॉइंट है कि कब संकुल आंतरिक कक्षक बनेगा, कब संकुल बाह्य कक्षक बनेगा, इसको एक एक उदाहरण से बस समझ लेते हैं, उसके बाद एक पॉइंट और है और फिर अपन आगे के एग्जांपल की बात कर लेंगे। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। देखो, ये हमारे पास है MCN होल 6, सपोज करो ये है FeCN का होल 6 -4 संकुल, एक तरफ इधर ये वाला लिखिए। ठीक है। ये है एग्जांपल प्रबल, ये है आंतरिक कक्षक संकुल का एग्जांपल, आंतरिक कक्षक संकुल का उदाहरण। चलो दूसरा है हमारे पास FeCN6 या FeF6 ले लो। ये F है, देखो Cn कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड होगा तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा, उच्च निम्न चक्रण संकुल बनेगा। ये दुर्बल लिगेंड है तो कौन सा बनेगा, बताओ कौन सा बनेगा, बाह्य कक्षक। कौन सा बनेगा, ये बाह्य कक्षक संकुल होगा, बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। आप देखते हैं कैसे। सबसे पहले x + y = z से क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर +2 निकाल के देखो, मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। x + y क्या है, साइनाइड के ऊपर आवेश कितना है, साइनाइड पर आवेश -6, 1 पर -1 तो 6 पर -6 इक्वल टू z कुल उपसंयोजन मंडल पर आवेश -4, घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये आ गया Fe पर आवेश। ठीक है। ऐसे यहाँ निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी सेम Fe+2 आएगा, यहाँ पर भी Fe+2, यहाँ पर भी क्या आएगा Fe+2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। Fe+2 को बताओ 3d6 4s 2 तो होता है Fe0 का, और +2 का क्या होगा 4s0, और 4p भी खाली पड़ा है, 4t भी खाली पड़ा है, लेकिन ये काम नहीं आएगा। ठीक है। बाह्य कक्षक संकुल नहीं बनेगा, इसलिए 4t लिखने की जरूरत नहीं है। Fe+2 स्टेप लिख देंगे 3d6 4s0 4p0, यहाँ 4d लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाग लेगा संचरण में। चलो, यहाँ लिगेंड कैसा प्रबल और यहाँ लिगेंड कैसा दुर्बल, इस चीज को ध्यान रखना। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन Fe+2 का कक्षक चित्र बनाते हैं। ये हमारे पास डी हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। ऐसे यहाँ बना देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ बना देंगे S का, और यहाँ बना देंगे हम P का, यहाँ बना देंगे S का, यहाँ बना देंगे हम P का, और यहाँ फिर से D का। कौन से D है, ये कौन से D है, ये 3D है, ये 4S है, ये 4P के 3 है, और ये 4D के फिर से 5 आ गए। ऐसे ये 3D के 4S के 4P के। अब इलेक्ट्रॉन भरो अकॉर्डिंग टू हुंडरो लॉ या ऑफ बॉक्स प्रिंसिपल, 1 2 3 4 5, और ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए 3D में, 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है। ठीक है। ये खाली है, यहाँ पे भर दिए 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो डिफरेंस कहाँ आएगा। Fe+2 का विन्यास
Fe+2 का विन्यास कब लिखना है? साइनाइड के साथ, Cn- के साथ। अगर साइनाइड आयन है तब क्या स्थिति होगी, तब कैसे होगा? यहाँ क्या लिखेंगे? Fe+2 के तो सामान्य विन्यास में ग्राउंड स्टेट में हो गया ना, जब हमारे पास फ्री है Fe+2 यानी कि F नहीं है। अब यहाँ क्या लिखेंगे? Fe+2 F- के साथ, मतलब F- जब होगा तब क्या स्थिति बनेगी? यहाँ Cn होगा तब क्या? ये प्रबल है, ये दुर्बल है। उच्च ऊर्जा का है साइनाइड, उच्च ऊर्जा का होगा तो क्या करेगा? ध्यान देगा। अब आएगा डिफरेंस। उच्च ऊर्जा का होगा तो क्या करेगा? ये जो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनको ये युग्मित कर देगा। जैसे इसको उठाएगा और यहाँ रख देगा। अगर अपन बैठे हुए चेयर्स पर और पे कोई आ गया बड़ा मतलब कोई प्रबल आदमी आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया, तो क्या होगा? अपन उठ जाएंगे भाई तुम आ जाओ, खाली कर देंगे जगह को। सेम यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन हटेंगे, यहाँ आ जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। और इनको युग्मन ऊर्जा कौन देगा? प्रबल। ये 2 कक्षक खाली हुए कि नहीं हुए ब्रो? 3D के 2 कक्षक खाली हो गए, इसलिए आंतरिक कक्षक संकुल। और इलेक्ट्रॉन सारे के सारे युग्मित हो गए, इसलिए चक्रण घट गया। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर मान लो सिस्टम में है, जैसे 1 2 3 4 और ये 2 तो युग्मित थे, तो कितने चक्रण कैसे गिनते हैं? ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन का चक्रण 1/2 होता है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो चारों का चक्रण जुड़ के आएगा बच्चों 2। कितना आएगा? 2। अगर एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का चक्रण 1/2 होता है, एक का -1/2 होता है, तो जुड़ के कितना आएगा? 0। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, युग्मित है ये। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ता चला जाएगा, तो 2 आएगा यहाँ पर, तो उच्च चक्रण। लेकिन यहाँ क्या हुआ? प्रबल लिगैंड था, तो प्रबल लिगैंड ने सारे इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर दिया, तो चक्रण क्या हो जाएगा? बोलो 0। निम्न हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आंतरिक कक्षक संकुल में निम्न चक्रण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये 2 कक्षक यहाँ पर खाली हो जाएंगे बच्चों, और ये संचरण में भाग ले लेंगे। कितने कक्षक भाग लेंगे संचरण में? जितने एक दंत लिगैंड है 6 कक्षक है, 2 डी के, 1 एस का और 3 पी के। संचरण कौन सा होगा? D2sp3। संकुल का नाम क्या होगा? आंतरिक कक्षक संकुल। चक्रण घट गया इसलिए निम्न चक्रण संकुल, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या होगा? यहाँ कहानी एज इट इज बनी रहेगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही रहेंगे, क्योंकि लिगैंड कैसा है? दुर्बल लिगैंड युग्मन ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करा सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहीं के यहीं रहेंगे अयुग्मित। और अब कौन से कक्षक भाग लेंगे, जरा खुद से एक बार सोच के देख लो। 6 कक्षक भाग लेंगे, लेकिन कौन से? बाहर वाले डी होंगे यहाँ पर, एक ऐसा 3 पी के, और ये 2 डी जो बाहर वाले डी है 4 ये भाग लेंगे। संचरण कौन सा होगा बच्चों? sp3d2। भरे हुए कक्षक थोड़ी संचरण में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु में आयन तो रिक्त कक्षक अवेलेबल कराता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है लिगैंड के लिए, तो भरे हुए सारे। बाहर वाले डी भाग ले रहे हैं 2, इसलिए बाह्य कक्षक संकुल। इसलिए क्या नाम होगा? बाह्य कक्षक संकुल। क्लियर कर दिया एग्जांपल। और देखो इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही रहेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 आएगा, इसलिए उच्च चक्रण संकुल। मैं लिख देता हूं चक्रण कितना आएगा यहाँ पर? 2 आएगा, इसलिए उच्च चक्रण। कैसा आ रहा है? उच्च चक्रण आ रहा है, समझिए। और यहाँ पर चक्रण कितना आ रहा है? बोलो यहाँ पर आ रहा है 0, इसलिए क्या बोल रहे हैं? निम्न चक्रण। कैसे आ रहा है? 0 मैंने समझाया। और D2sp अंदर वाले डी है तो आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल। क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं। और अब एक लास्ट पॉइंट अपन और देख लेते हैं, इसको नोट कर लो। चलो, वो है हमारा चुंबकीय आघूर्ण। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। अब ये क्या चीज है? बस ये लास्ट है, इसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे बाकी चीजें। 7वां पॉइंट है डीबीटी का, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रात्मक मान बताता है बीबीटी। कितना? देखो एक चीज, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो होता है μs, इसे बोलते हैं अपन चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। मतलब क्या है? देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है और अपनी अक्ष पर भी चक्रण करता रहता है। इसकी वजह से चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर चक्रण करता है, इस कारण से चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आवेश जो होता है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना रहता है अगर वो स्थिर है तो। लेकिन अगर वो आवेश गतिमान हो जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है, तो इस विद्युत क्षेत्र के साथ साथ उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होने लगता है। इलेक्ट्रॉन भी तो आवेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों घूमता रहता है, तो उसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। कितना चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। क्योंकि अगर
तंत्र में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चक्रण चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चक्रण चुंबकीय आघूर्ण से उदासीन हो जाता है, इसलिए कुल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है, जैसे चक्रण 0 आता है उस तरह से। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनेगा। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की जो शर्त है वो क्या है, कब बनेगी, शर्त क्या है, जब तंत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जब तंत्र में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको निकालते किस फॉर्मूले से, म्यूएस बराबर अंडर रूट फॉर्मूला है n × n+2, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। और इसकी इकाई बच्चों बोर मैग्नेट्रॉन होती है, क्या होती है, Bm, बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ n क्या है बच्चों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। n का मान यहाँ रखेंगे, हमको चुंबकीय आघूर्ण का मान मिल जाएगा। सपोज करो अगर n बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, म्यूएस बराबर 0 होगा, और अगर n बराबर 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, म्यूएस भी 0 नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनेगा, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है तो चुंबकीय आघूर्ण बनेगा, ठीक है। अच्छा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर 0 है तो चुंबकीय आघूर्ण नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऐसे में पदार्थ को क्या बोलेंगे, वो सुन लो, पदार्थ को बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जिसका कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता। तो ऐसे में वो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होता है। प्रति का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रति का मतलब क्या है, ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से दूर भागे, मतलब वहां से प्रतिकर्षित हो, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और ये तभी पॉसिबल है जब उसका खुद का चुंबकीय आघूर्ण 0 हो, और वो कब होगा, जब उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जैसे अभी पिछले केस में साइनाइड प्रबल लिगैंड था तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 थे, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ था वो, ठीक है। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय आघूर्ण भी होगा। तो पदार्थ को क्या बोलेंगे, पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने से दूर नहीं हटेगा, उसके अंदर खुद के अंदर चुंबकीय आघूर्ण बन रहा है, इसलिए वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर भी खींचेगा। जिस बच्चे को खुद का अंदर से पढ़ने का मन होता है वो पढ़ाई करते वक्त या वो क्लास में अच्छे से पढ़ेगा, पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन जिसका खुद का ही अंदर से मन नहीं है, जिसका खुद का चुंबकीय आघूर्ण 0 है, वो क्लास में पढ़ाई से आनाकानी करेगा, दूर हटेगा, प्रतिकर्षित होगा। वही कहानी है। तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ, क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब बस एक लास्ट टेबल अपन को और देखनी है। वो टेबल हमको बताती है कि अगर मान लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना म्यूएस बनेगा, उसको ये टेबल समझाता है। चलो बच्चों, अब अपन आगे बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था चुंबकीय आघूर्ण का मात्रात्मक मान निकालने का जो सूत्र है वो हमारे पास है, म्यूएस बराबर √n × n+2। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो पदार्थ में कोई चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, और ऐसा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने से प्रतिकर्षित होगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, कुछ मान है उसका, तो पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ बोलेंगे, और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित होगा। बहुत अच्छे। अब अपन बात करते हैं कि n का कितना मान रखें तो म्यूएस का मान हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो म्यूएस का मान हमें याद करना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो सिंपल है, लेकिन एक ट्रिक वाली बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जिससे आपका टाइम बचेगा। बोर मैग्नेट्रॉन में ये मान आएगा अयुग्मित। अब देखो टेबल आपको बनानी, ये तो सूत्र है ना, इसको अलग हटाओ। टेबल बनानी है। पहले सेक्शन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी। भाई किसी संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह। म्यूएस का मान अंडर रूट में लिख के देखना, और फिर म्यूएस का सही मान क्या होता है, मतलब उस रूट को सॉल्व कैसे करते हैं वो मुझे आपको बताना है। चलो देखो, अगर अपन बात करें n का मान 1 की, तो यहाँ रखो n का 1 मान, तो क्या आएगा 1, और 1 यहाँ रखो 2 और 1 3, और ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो म्यूएस का कितना मान होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। 1.732 होता है √3 का मान, लेकिन अपन 2 डिजिट तक ही लेते हैं पॉइंट के बाद। चलो, अब 2 रखा तो √8 है। अब आपको करना क्या है, देखो √8 का मान क्या होगा, आपको क्या करना है, 2 पॉइंट लिख देना। 3 पे बच्चों 3 पॉइंट लिख देना, 4 पे बच्चों 4 पॉइंट लिख देना, और 5 पे बच्चों 5 पॉइंट। अब देखो क्या करना है, ये सबको याद है √3 का पॉइंट देता है। इसमें 10 ऐड कर दो 83, इसमें 4 ऐड कर दो 87, इसमें 2 ऐड कर दो 89, इसमें 2 ऐड कर दो 91। अरे जितना n है उतना तो लिखना ही है, उसके बाद क्या ऐड करना है, 73 से शुरू करो, 10 ऐड करो, फिर 4 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो, फिर 2 ऐड करो। दिस इज वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। बोर मैग्नेट्रॉन में सारी वैल्यूज मिल जाए।
अच्छा, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको कॉम्प्लेक्स या संकुल दे देगा, सहसंयोजक यौगिक दे देगा और कहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालो और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ म्यू का मान कितना आएगा, ठीक है, और बताओ पदार्थ प्रतिचुंबकीय हो गया अनुचुंबकीय। तो इन सब केस में पदार्थ अनुचुंबकीय होगा क्योंकि कुछ ना कुछ मान आ रहा है। जीरो ऑर्डर आता तो फिर म्यू का मान भी जीरो आता, तो फिर ऐसे केस में पदार्थ प्रतिचुंबकीय होता। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, आपसे ये कह सकता है एक उपसहसंयोजक यौगिक है जिसके म्यूएस का मान है 3.87 बोर इलेक्ट्रॉन, तो बताओ उस उपसहसंयोजक यौगिक में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर होगा 3। मान को देख के बता दी आंसर क्या होगा, बोलो 3.87 में 3 होगा, 4.89 में 4 होगा, 5.91 में 5 होगा। तो ये थी सिंपल ट्रिक म्यूएस के मान को निकालने की, नोट कर लो, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे, बहुत कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है। ये है केमिस्ट्री चैनल और आप देख रहे हैं आप वीबीटी सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसको मैंने आज एक्सप्लेन किया कंप्लीटली। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन दूंगा टाइम के हिसाब से, और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन को देने के बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को हिट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सुझाव हो तो मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।